दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। आज मैं हूं भीमताल में और यहां पर किताब कौथिक का आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच मेरी मुलाकात हुई है प्रोफेसर भुवन पंत जी के साथ। पंत जी मूल रूप से सोनराकोट जो कि कौसानी के आसपास पड़ता है और जिस गांव में कभी सुमित्रा नंदन पंत जैसे महान प्रकृति के सुकुमार कवि रहे, तो उसी गांव के रहने वाले हैं पंत जी। और वर्तमान में पंत जी लखनऊ में रहते हैं और बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पर एक और तकनीक ने बहुत सारी सुविधाओं का इजाद किया और सीखने सिखाने की भी तमाम तौर तरीके विकसित हुए और उनमें खो के बच्चे उठापटक की स्थिति में रहते हैं कि कौन सा सही है, क्या गलत है, क्या नहीं। तो इस असमंजस की स्थिति में बच्चे अपनी एक सही दिशा तय कर पाने में थोड़ा सा अपने को असहज महसूस करते हैं, तो उनका रास्ता सहज हो इसीलिए वो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। आज हमारे साथ में हैं पंत जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सब लोगों को मेरा प्रणाम। सर से जानना चाहेंगे, सर ये जो आप पहाड़ से हैं तो आप कब लखनऊ चले गए और वहाँ के होके रह गए? पहाड़ में मूलतः शुरुआत के 6-7 वर्षों तक ही हम पहाड़ में रहे। उसके बाद 1980 के आसपास हमारा पलायन लखनऊ में हो गया। तो मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सब लखनऊ में ही हुई। फिर मैंने MSc फिजिक्स से किया और फिर मैं बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए यहाँ पर पढ़ाने लगा। तो मेरे पास करीब इस चीज़ का 25 वर्ष का अनुभव है। तो बच्चों को केवल मैं फिजिक्स ही नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि इसके अलावा उनको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन आ गए हैं, तो लोगों में ज़्यादा साधन की वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो गया है। तो लोग बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में कंफ्यूज होने लगे हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जबकि मैं उनको बताता हूँ कि जो पढ़ाई है वो अभी भी उतनी कठिन नहीं है, अभी भी मूलभूत रूप से वही है जो 100 साल पहले हुआ करती थी। तो मुख्यतः हम लोग को पढ़ना नहीं आता, तो कैसे पढ़ा जाए, मैं इस विषय पे लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पर महसूस किया आपने कि कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं? कोई तो जगह होगी जहाँ पर से आपने महसूस किया होगा। तो मूलतः जब मैं लखनऊ में फिजिक्स की कोचिंग क्लासेस ले रहा था और साथ साथ बच्चों को IIT या मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी उनको मैं तैयारी कराता था, तो मैंने देखा कि आजकल इतने अधिक कोचिंग के साधन हो गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो उसमें क्या हो गया, बच्चों के अंदर एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है ना कि क्योंकि जानकारियाँ कई स्रोतों से उसको मिलती हैं, तो सारे स्रोतों से जो जो जानकारियाँ मिलती हैं तो उस मटेरियल को ही वो इकट्ठा करने में लगा रह जाता है। लेकिन जो असली चीज़ होती है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से सिलेक्शन हो, वही बुनियादी बात उसको नहीं मिल पाती। तो एक अध्यापक के रूप में मेरा एक प्रोफेशन तो रहा ही है कि भाई मैं एक फिजिक्स का एक प्रोफेशनल टीचर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं बच्चों को ये बताऊं कि भाई किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए बच्चे से बड़ा कोई एक पूंजी नहीं है, बच्चे से बड़ी कोई एसेट नहीं है। और अगर हम बच्चे को अगर हम एक सही मार्गदर्शन दे पाते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप में कोई अपने जीवन की उपलब्धि नहीं होगी। तो एक पहाड़ी होने के नाते तो मैं अक्सर जैसे पहाड़ में भी आता जाता रहा हूँ, तो मैंने भी देखा यहाँ पर भी बच्चे बहुत गुदड़ी के लाल मिले मेरे को। बहुत अधिक पोटेंशियल उनके पास है, लेकिन एक बहुत अच्छा उनके पास एक ओरिएंटेशन नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से उनको पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो यही सारी बातें कमोवेश धीरे धीरे मेरे अंदर घर करती रही और मैंने सोचा कि मैं एक यहाँ पर जो किताब कौथिक लगा है इसके माध्यम से मैं अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाऊँ और जो भी मेरे पास अनुभव है मैं लोगों को दे पाऊँ, ये मेरी कोशिश रही है इस समय। तो सर जैसे आपने कहा कि बड़ा कन्फ्यूज़न है और ये वजह रही जिसकी वजह से हमें लगा कि अपना एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि बच्चे आगे आ सकें। जो गवर्नमेंट का जो तौर तरीका है पढ़ाने का अभी
या जो सिलेबस को आगे बढ़ाने के तौर तरीके हैं, क्या वो आपको लगते हैं कि इनफ हैं? जो तौर तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, वो ठीक है या उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं या गवर्नमेंट के जो विद्यालयों में जिस स्तर से पढ़ाई होती है, या जो बहुत एलीट, जो बहुत उच्च स्तर के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बुनियादी तौर पे पढ़ाने के तरीके में दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मुझे बड़े थोड़े अफसोस के संग भी कहना पड़ रहा है कि दोनों जगह जो पढ़ाई का मेन मकसद होता है, शायद हम उससे भटक जाते हैं। सरकारी कॉलेजेस में तो, सरकारी विद्यालयों में तो इसलिए भटक पाते हैं क्योंकि टीचर के पास अमूमन केवल पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, वो बेचारा उसी में उलझा रहता है। बहुत केसेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो मोटी मोटी फीस तो लेते हैं, लेकिन वो ओरिएंटेशन नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरणों के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे आजकल इंटरनेट वगैरह के द्वारा जो है बहुत सारी जानकारियाँ बच्चे को मिल जाती हैं, तो बच्चा बहुत सारे साधन तो इकट्ठा कर पाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको आईआईटी की तैयारी करनी है या मेडिकल की तैयारी करनी है, तो बच्चे को यही नहीं पता होता। बच्चा क्या करता है, हर विषय में 4-4, 5-5 किताबें ले लेता है और वो तैयारी नहीं करता है, बल्कि एक बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर बन जाता है, जबकि उसको एक बहुत ओरिएंटेशन के तरीके से उसको किसी विषय की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं बच्चे को बताता हूँ, भाई जैसे बहुत सस्ती सस्ती किताबें हमारे पास हैं सौभाग्य से, जो गवर्नमेंट की, यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो बुक्स होती हैं या एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, वो बहुत कम पैसों में उपलब्ध हो जाती हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा वो लिखी रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो सस्ती हैं तो लोगों के मन में ये बैठ जाता है, भाई जब तक कोई किताब हमको 2000 रुपये की ना मिले तब तक तो वो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो 100 रुपये की किताब का उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। जबकि जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, जो सरकारी संस्थान में पढ़ाई जाती है अमूमन आम तौर पे, तो उसमें बहुत अच्छा है अगर उसको लाइन बाय लाइन उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाए और अच्छे ढंग से समझा जाए तो बच्चा इसमें बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है। एक बात तो ये है। एक जो मेरे ख्याल से जो हम लोग इस समय बातचीत कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक ये या मेरे अनुभव के आधार पे उस एक बहुत बड़ी सीख ये हो सकती है आप सबके लिए कि आजकल बच्चे का क्या होता है ना कि जैसे गूगल वगैरह मिल गया, कोई सवाल उसको नहीं आया तो उसमें गूगल में उसने टाइप किया और सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। तो हम लोगों के अंदर की जो खोजी प्रवृत्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जब तक हम चीज़ों को खोजेंगे नहीं, जब तक हम किसी सवाल के लिए, कोई भी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जब तक उसके पीछे हम जूझेंगे नहीं तो वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग पर वो चीज़ बैठ नहीं पाएगी। हमें कहीं से हमने गूगल किया, उसमें हमें टेम्परेरी रूप में एक सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी अभिभावक या जो बच्चे सुन रहे हैं, उनको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी कोई चैलेंजेस आए, पढ़ाई लिखाई में कोई भी चैलेंजेस आए, तो उस चैलेंजेस के सामने बहुत जल्दी आप आत्मसमर्पण मत कीजिए, सरेंडर मत कीजिए, उसकी तह तक जाइए, उसको बहुत अच्छे से। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमने किसी सवाल को लगाया, उदाहरण के लिए गणित में कोई सवाल लगाया और वो सवाल हमसे हल नहीं हुआ, तो वो सोचते हैं कि सवाल हल नहीं हुआ तो उसमें उनका टाइम बर्बाद हुआ। तो ये भ्रांति है, बहुत गलत बात है। सवाल हल नहीं होने में आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ। मान लीजिए आपने दिन भर भी लगा दिया एक सवाल को हल करने में, तो इस दिन भर के दौरान आपको पता नहीं कितने और सवालों का सॉल्यूशन उसमें मिल गया है, ये आप नहीं जानते हैं। जैसे घर में होता नहीं कि कोई चीज़ आपकी खो जाए, आप उस चीज़ को घर के अंदर खोजने लगते हैं, तो हो सकता है दिन भर में वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन इस बहाने क्या हो जाता है और 20-25 चीज़ें और आपको घर के अंदर पता चल जाती हैं, यार इसको तो हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, ये नहीं मिल रही थी। तो वही चीज़ पढ़ाई लिखाई में भी होता है। तो पढ़ाई लिखाई में हमको बहुत पेशेंस चाहिए है और हमें अंदर से बहुत अधिक इसके लिए जुटना पड़ेगा, तो तभी हम पढ़ाई लिखाई को अच्छे रूप में कर सकते हैं और तभी हम देश और विदेश के बहुत अच्छे प्रतिष्ठानों में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि संसाधन जो हैं वो कुछ समय के लिए लक्षणों का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमको गहराई तक जाना पड़ेगा ताकि वो बीमारी ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। ये जो है गागर में सागर भरने वाली बात आपने कही। तो एक्चुअली हम लोगों के पिता या हम लोग के दादा के टाइम में जो पढ़ाई लिखाई होती थी, तब की पढ़ाई लिखाई और अब की पढ़ाई लिखाई के मूल रूप में कोई अंतर नहीं आया।
हमें अभी भी किताब लेनी पड़ेगी, किताब को एक एक लाइन हमको पढ़ना पड़ेगा। और आजकल मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, हम लोग तो अपने टाइम में जब पढ़ा करते थे तो पता लगा मैथ्स के, गणित के या भौतिकी के सवाल करे, केमिस्ट्री में इक्वेशंस वगैरह याद की या बायोलॉजी पढ़ी या कोई भी विषय पढ़ा, तो हम लोग तो भाई इतने रजिस्टर पे रजिस्टर, कॉपी पे कॉपी भर दिया करते थे कि मतलब कि एक ढेर लग जाता था। और आजकल तो मैंने देखा बच्चा सुबह से रात तक पढ़ाई कर लेता है और पता लगा उसके हाथ में कलम तक नहीं होती। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको रात को सोते समय आपके कलम पकड़ने से उंगली में दर्द नहीं हो रहा है तो आज आपने अच्छे ढंग से इसका मतलब पढ़ाई नहीं की। मैं ये कहना चाहूंगा लिख लिख के आप करिए हर चीज को, तो इससे वो स्थायी रूप में आपके दिमाग पे बैठ जाएगी। और चैलेंजेस के सामने बहुत जल्दी सरेंडर ना कीजिए। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप कहीं ट्यूशन भी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, या स्कूल में आपके टीचर मान लीजिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो बहुत जल्दी अपने कोचिंग में या स्कूल में टीचरों की हेल्प भी मत लीजिए। बच्चा क्या करता है भाई, किसी सवाल को उसने हल किया, 2 मिनट में वो नहीं हुआ तो वो सरेंडर कर देता है। मत करिए ऐसे। ये अपने अंदर एक इश्यू बना लीजिए कि भाई हमें बहुत जल्दी किसी से कोई सवाल पूछना ही नहीं है, हम इसको अपने दम पे करने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा अगर आप बहुत दिनों तक उस सवाल को करते रहे, उसके बाद अगर बाय द वे वो नहीं हुआ, तब आप किसी से पूछेंगे तो तब आपको ये पता चलेगा हाँ भाई ये वाला एंगल मेरे से छूट गया था, तब वो खुशी होगी, है ना। तब वो एक परमानेंटली स्थायी रूप में वो सवाल आपके दिमाग में हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल। जैसे सर बहुत सारे बच्चों को मैं भी देखता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी जानना हो, हेलो गूगल कहा तो गूगल में कुछ चीज़ें उनको मिल जाती हैं। ये कितना फायदेमंद है इस तरीके का आदत उनके लिए? देखिए फिर यहाँ पर वही वाली बात हो गई ना कि जैसे भाई गूगल से आपको वही चीज़ मिलेगी, जैसे मान लीजिए आपने सड़क पार करनी है मान लीजिए, तो सड़क पार करने में गूगल आपको बता देगा कि भाई पहले बाएं देखो, दाएं देखो, गाड़ी नहीं आ रही है तो आप सड़क पार करो। गूगल का ये रोल है। लेकिन सड़क पार आपको खुद करनी है। जब तक आप सड़क के किनारे खड़े नहीं होगे, आप अपने दिमाग और आंखों का एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे कि यार वो उस स्पीड से गाड़ी आ रही तो वो अब तक यहाँ पहुँच जानी चाहिए, तो मेरा सड़क को पार करना सेफ होगा या अनसेफ होगा। ये सारे कैलकुलेशन जब तक आप प्रैक्टिकल धरातल पर खड़े होकर ये सब नहीं करेंगे तो तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, या गूगल में आप सीख लें कि भैया हम कार ऐसे चलाते हैं, तो ज़िंदगी भर में आपको कार चलानी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको कार की स्टीयरिंग पे बैठना पड़ेगा, ब्रेक, एक्सेलरेटर और गियर्स वगैरह कैसे लगते हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। तो एक लिमिट से ज़्यादा मतलब आप टेक्नोलॉजी में तो ये ध्यान रखिएगा, दुर्भाग्यवश क्या होने लगा है आजकल कि टेक्नोलॉजी एक जो महज एक साधन होना चाहिए था, वो हमारे लिए वो साध्य बन गया है। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, स्कूल में सवाल मिला नहीं तो गूगल मिल जाता है हमको, गूगल से वो सवाल का सॉल्यूशन मिल जाता है, पूरा हल मिल जाता है। तो हम लोग उस हल को लिख देते हैं, अगले दिन स्कूल में दिखा देते हैं, या झूठ मूठ तौर पे हमको भी अंदर से ये लग जाता है यार हमने तो ये सवाल हल कर ही लिया। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी, जो समय की कीमत है वो आपको देनी पड़ेगी। बिना समय की कीमत दिए हुए आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं सकते हैं कभी। तो क्या जैसे हम अक्सर जब किसी से बात करते हैं तो आखिर में पूछते हैं कि आप अंत में बच्चों से क्या कहना चाहेंगे या सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे। मैं यहाँ पर बच्चों की बात नहीं करूँगा सर, आपने पूरी चीज़ें बताई हैं। मैं कहूँगा कि क्या अभिभावकों के लिए भी इसमें कोई संदेश होगा जो आप कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अभिभावकों से भी ये हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि एक लिमिट से ज़्यादा कोचिंग या ट्यूशन में अपने बच्चों को एक्सपोजर मत दीजिए। एक लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर ना भेजिए। होता क्या है, बच्चा दिन भर स्कूल में है, शाम को वो इस ट्यूशन या कोचिंग में है, तो उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, अपने आप घर पे पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तो ये मान के चलिएगा कि घर की उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई है। जो उसने स्कूल में या कोचिंग में पढ़ी है वो उसकी अपनी नहीं है, वो टीचरों की पढ़ाई है, उसकी अपनी उसको मत मानिएगा। तो सेल्फ स्टडी जो होता है वो अल्टीमेट स्टडी होता है, ये मान के चलिएगा। तो ये बहुत, तो जितना बच्चा घर में बैठे, मेज कुर्सी के सामने बैठे, उसके हाथ में कलम है, सामने कॉपी है, जो वो पढ़ रहा होगा, तो कृपया करके उसी पढ़ाई को उसकी अपनी पढ़ाई मानिएगा। और एक साथ साथ ही जो मैंने अभी भी बात की थी आपसे कि कभी भी बच्चों से कोशिश करिएगा, ये कहिएगा कि यू शुड नॉट किल द प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम की हत्या ना करें।
प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने दें। प्रॉब्लम की हत्या आप कैसे कर देते हैं, तुरंत ही 1 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आपने टीचर से पूछ लिया, गूगल से पूछ लिया, तो आप प्रॉब्लम की हत्या कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम की हत्या करेंगे तो आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के चलिए और उसको निपटाने की खुद कोशिश कीजिए, तभी जिंदगी के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मेरा बच्चों से भी और अभिभावकों से भी ये मेरा कहना है। सर कभी कभी ये होता है कि हम अभिभावक जी अपने बच्चों से कुछ इच्छा रखते हैं। ठीक। हमारी एक अलग होती कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए जी। या मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। और बच्चा क्या चाहता है ये हम कभी गौर नहीं करते। जी। हमारी अपेक्षाओं में बच्चे को खरा उतरना होता है। जब वो हमारी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरता है तो हम उसको तरीके से दूसरे के एग्जाम्पल देके डोमिनेट करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। इसका कैसा प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क में पड़ेगा? ये तो आपने, मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्वेश्चन ही शायद नहीं हो सकता था आज इस बातचीत का। तो मेरी पेरेंट्स से ये विनम्र निवेदन है कि कभी भी करियर के मामले में अपने बच्चे पे बिल्कुल भी प्रेशर ना दें। बच्चे का एक अपना एक कैलिबर होता है, एक बच्चे का ओरिएंटेशन होता है। बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में जाना चाहता है और आजकल तो सौभाग्य से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे जो करियर के ऑप्शंस हैं वो खुल गए हैं। तो आप देख लीजिए, ऐसा भी नहीं हो कि बच्चा जोश में कह रहा है कि किसी और करियर में जाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बच्चों के भी 6-6 महीने में अपने इंटरेस्ट बदलते जाते हैं। किसी दोस्त को देखा ऐसा, किसी को देखा वैसा। आप बच्चे के संग अच्छे से बैठिए। और आजकल करियर काउंसलर्स भी मिल जाते हैं इसी चीज़ के लिए। आप उन करियर काउंसलर्स से भी बात करिए कि भाई मेरा बच्चा कह रहा है कि इस लाइन में जाना, तो बताइए आगे उसके लिए स्कोप है कि नहीं है। तो ये बातचीत करिए। और आजकल किसी भी फील्ड में आप बहुत अधिक निकल सकते हैं। केवल वही दकियानूसी विचारधारा में ना रहें कि आपने सोचा यार कि मेरे दोस्त का लड़का तो इंजीनियर है, अच्छी जगह पे है, या डॉक्टर है, अच्छी जगह पे है, तो या आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वही मैं भी करा दूं। सबके एप्टीट्यूड अलग अलग होते हैं, है ना। तो आप मछली को पेड़ पे चढ़ना या हाथी को आप नदी में तैरना मत सिखाइए। जो जिसके लिए बने हैं वो उसको उसी के लिए बने रहने दीजिए। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अभी जब हम बात कर रहे थे तो पंत जी ने एक शब्द कहा था, शायद आपको ध्यान होगा, गुदड़ी के लाल। तो गुदड़ी शब्द हमारे कुमाऊनी में बहुत प्रचलित है और अपनी गुदड़ में सजें ऐसा भी कहते हैं। तो आप तो सुमित्रानंदन पंत जी के गांव से हैं। जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जिस जंगल का इतना बड़ा विराट वृक्ष रहा हो तो वहाँ के छोटे पौधों में वो गुण ना आए। तो क्या आप कुमाऊनी में कोई रचना ऐसी आपकी है कि जिसे आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? मैं फिजिक्स का विद्यार्थी या अध्यापक भी रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे हिंदी में मतलब कविताएं लिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बहुत कम उम्र में हम लोग पहाड़ छोड़ के लखनऊ में बस गए, तो पहाड़ी या कुमाऊनी में वो पकड़ तो नहीं है। लेकिन एक मुझे अपने बिरादरी में ही एक हम अपने कक्का को देखते थे, चाचा को देखते थे, तो उनका देख वेर हम लोग नल सोचो कि भाई एक कविता इस तरीके से बनाने की मैंने कोशिश की। तो ये मेरी एक स्वलिखित कविता है। कविता का शीर्षक है रम का। थोड़ा सा आनंद लीजिए। अगर अभी थोड़ा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी, अगर बात थोड़ी सी बोझिल सी हो गई है तो थोड़ा सा मैं आपके मूड को भी हल्का करना चाहूँगा इस कविता से। तो आपको अगल बगल अपने कोई ऐसे कक्का या चाचा ऐसे मिल जाएंगे, है ना। तो इस कविता के माध्यम से अपने वो चाचा या कक्का को ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो कविता है मेरी रम का, रमेश कक्का यानी रम का। तो कविता इस प्रकार है कि रमेश कक्का उर्फ रमका की घर घर में चर्चा रहती है। गांव वाले तो गांव वाले काखी भी रमका कहती है। रमका बैठे जिस महफिल में रंगत आ जाने वाली ठहरी। नंतिन हो या आमा बड़बाजू सबसे उनकी बनती गहरी। फौज से रिटायर हुए हैं रमका, थे वहां वे ड्राइवर बल, पर रौबीले हैं ऐसे रमका मानो हो रिटायर्ड जनरल। है ना। अब देखिएगा आगे आप जोड़ पाएंगे रमका को अपने समाज से कि पहली को पेंशन मिलने पर मिलिट्री कैंटीन रमका जाते हैं। फिर अपने कोटे की 4 बोतलें रमका लाते हैं। फिर अपने कोटे की 4 बोतलें रमका लाते हैं ना। तो रम की बोतल लाने वाले ठहरे।
और फिर क्या हुआ देखिए, वो कैंटीन से ले तो आए, फिर घर आने तक भरी बोतलें रह जाती हैं केवल 3, तब तक रम का बन जाते हैं अंग्रेजी में कुशल प्रवीण। वाह। अब जब भाई अंग्रेजी जब कोई पी लेगा तो उसके बाद उसकी अंग्रेजी तो आप जानते हैं गजब की हो जाती है। तो शशि थरूर की क्या होगी, जैसी है अब अंग्रेजी रमका की, व्याकरण आज कुछ नया रच रहे हमारे पाणिनि रमका जी। रम पी करण कस्सी बातें रमका ऐसी कह जाते हैं, हंस हंस कर भाटे फूटते आंखों से आंसू बह जाते हैं। 4 तारीख तक रमका हमारे सल्ल के बोटों से भी करते बात। पीने के बाद तो भाई देखिए आदमी रहस्यवादी हो जाता है। तो 4 तारीख तक रमका हमारे सल्ल के बोटों से भी करते बात, घाम इतना क्यों कम कम ठहरा बल्दों से पूछते जुनियाली रात। घाम इतना क्यों कम कम ठहरा बल्दों से पूछते जुनियाली रात। देखिए दारू पी के कितना रहस्यवादी इंसान हो जाता है। 4 तारीख को चौथी बोतल रम की घटक रहे होते हैं, शेरों कुकुर को रहस्यवाद समझाकर ही रम का सोते हैं। कुकुर दगल बात करनी हुई बात है ना। 4 तारीख तक डेली आता हमारी काखी के अंग में द्याप्त, पर द्याप्त भी बन जाते हैं हमारे भोले भाले रमका के भक्त। 5 तारीख को खाली बोतलों का, 4 बोतल खाली हो गई इस महीने की, तो 5 तारीख को खाली बोतलों का अन्य बीसियों से होता मेल। 2 बोतल में गंगा जल भरा है, 2 में भरा है कड़वा तेल। अब वो जानबूझ के रमका ने ऐसा किया, ध्यान दीजिएगा, 2 में गंगा जल और 2 में कड़वा तेल क्यों भरा है उन्होंने। शिवलिंग में रम की बोतल से, शिवलिंग में रम की बोतल से जब गंगा जल चढ़ाया जाएगा तो दयालु भोले भंडारी को रमका पर प्यार नहीं क्यों आएगा। क्यों नहीं आएगा। बजरंग बली पर चढ़ाएंगे रमका, रम की बोतल से जब तेल, तो हो जाने वाला ही फिर ठहरा फिर रमका और काखी का मेल। और अंत में है, अब रमका के सब दगड़ू करते हैं फिर पहली तारीख का इंतजार, और काखी करती हैं इन सब पर पहाड़ी गालियों की अनुपम बौछार। और काखी करती हैं इन सब पर पहाड़ी गालियों की अनुपम बौछार। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं ये जानकारी युक्त कार्यक्रम और कविता हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी लगेगी। आगे भी भविष्य में आपसे संपर्क करेंगे और सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।